हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th NIUS हिंदी जिसका कोड है 201, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये है हमारा अप्रैल 25 वाला, यानी जो अप्रैल 25 के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था उसी का ये सोल्यूशन आपको मिल रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों। अगर आपको इसी तरीके के सॉल्यूशन PDF फॉर्म में चाहिए या फिर आपको हिंदी का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप का नाम है पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डेमो वीडियो हैं। आप हिंदी के अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो जो काफ़ी अफोर्डेबल है और उन पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और पहले देख लेते हैं चलिए इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो 2 खंडों में विभाजित होकर आपको मिलेगा, ठीक। खंड ए और खंड ब। खंड ए मतलब पार्ट ए। अब इस खंड ए के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे ना आपके, वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होंगे, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका जो है आज़ादी कविता से लिया गया है। आज़ादी तन्हाई के लिए क्या है, ठीक। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान जो है भरने हैं आपको और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज़ादी तन्हाई के लिए डैश है, यानी जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता का नाम है आज़ादी, तो आज़ादी तन्हाई के लिए क्या है, महफिल है। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से आप डिटेल में जो है कविताओं को, अपने पाठों को पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये भी आपका कविता से लिया गया है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता है ना, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती, ठीक है। तो देखो जो जिसमें नेगेटिव आपका साइन होता है ना जिस क्वेश्चन में, तो उसको आपको ध्यान से सॉल्व करना होता है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं मिलती। देखो पहला तो है इसमें मानवीकरण, तो मानवीकरण तो किया गया है। दूसरा है इसमें प्रश्न शैली, तो जब आप इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो कवित्री हमसे प्रश्न भी पूछती हैं इसमें, ठीक। तीसरा है दृश्यात्मकता, तो दिखाई भी देती हैं चीज़ें, है ना, हम फील कर पाते हैं उनको। और चौथी है आपकी ओजस्विता, तो इस वाली कविता में ना आपको ये ओजस्विता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगी, दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो। इसको मैं वो कैसे करूँ, अभी तो मैंने वो कर दी इसको, मतलब ये ऊपर नहीं हो रही ना तीर उंगली से, अच्छा ऐसे नहीं होगी। ओके, थैंक यू। हिप्पी शांत। ध्यान, इसको मत करो, आवाज आ रही है। पुई पुई ये मत करो, चलो बाहर चलने। बाहर ही छोड़ दो ना इसे, वॉकर के साथ, वॉकर के साथ बाहर छोड़ दो। चलो अब चलो शुरू कर। अब देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या फिर एक वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो इसमें क्या है, चंद्र गहना से लौटती बेर, ये कविता है। तो इस कविता में ना हाथ पीले करना एक मुहावरा दिया गया है। तो इस मुहावरे का अर्थ बताओ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ पीले करना, तो सरसों के हाथ पीले हो गए हैं, तो कविता के हिसाब से जब हम उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि विवाह करना, इसका अर्थ क्या है, विवाह करना। तो इसमें आप ये भरेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका आवाहन कविता के अनुसार सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधो और डैश एंड डैश उद्देश्यों के पूरा करने के लिए काम करें। तो यहाँ पर 2 उद्देश्य आपको दिए गए हैं। जब आप आवाहन कविता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कवि क्या कह रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे थे कि सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधो और स्वतंत्रता और समानता उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करें। अगला प्रश्न है कवि वृंद के अनुसार जड़मती का अर्थ है। जड़मती का अर्थ क्या है, ये आपके दोहे पाठ से लिया गया है, दोहे कविताओं से लिया गया है। तो इसमें कवि वृंद कहते हैं जड़मती का अर्थ वो बताते हैं जिसकी किसका विकास ना हुआ हो, या फिर जो मूर्ख हो, जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो। जड़मती का अर्थ जिसकी बुद्धि पूरी तरीके से विकसित ना हो, मतलब सही से जिसका विकास ना हुआ हो। चलिए, तो ये तो हमारे देखिए अभी तक जितने भी हमने प्रश्न देखे हैं वो सारे के सारे कविताओं से आपसे जो है पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं।
पहला प्रश्न है कि धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है, मतलब पैसा जो होता है ना वो हिसाब से ही अच्छा होता है। कबीर के अनुसार उसके अधिक होने पर डैश पालने की अपेक्षा उसको दान देना है। यानी ये भी जो है दोहे पर नामक कविता से लिया गया है। उसमें कवि जो कबीर है वे कहते हैं कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा धन हो जाए ना तो उसको, अगर मतलब अधिक हो जाए आपके पास, तो सांप की तरह, सर्प का मतलब क्या होता है सांप, तो उसको सर्प की तरह पालने से बेहतर है कि उसको दान दे देना चाहिए। उसको दान देना ही उत्तम है। उत्तम का मतलब बढ़िया है, तो दान दे देना उत्तम है उसको। अगला प्रश्न है ये चंद्रगहना से लौटती बेर, ये भी एक कविता है। तो इस कविता में ना कवि ने पोखर के पानी में चांद के, यानी पोखर का पानी, पोखर किसको कहा जाता है, पोखर कहा जाता है तालाब को, ठीक। तो तालाब के पानी में कवि बताते हैं कि चांद के किस किस, यहाँ पर आप देखिए 2 डैश हैं आपके, में गोले की कल्पना की है। क्या चीज़ के गोल होने की कल्पना की है, यानी चांद जो है वो उतर रहा है उसमें और चढ़ रहा है, तो चांद के उतरने और चढ़ने में गोल की कल्पना की है, ठीक। यानी जब चांद की परछाई ना पानी पे पड़ती है, तालाब के पानी पे पड़ती है, और जैसे ही पानी हिलता है तो ऐसा लगता है चांदी का सा गोल खंबा वो बन गया हो। तो चांद कभी इधर को जा रहा है, कभी उधर को, पानी के हिसाब से वो चल रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। इसमें भी आपसे जो है रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है, या तो एक शब्द से भरिए या फिर एक जो है उससे भरना है आपको ये, ठीक। तो अगला प्रश्न है आपका जो है कि एक अपठित गद्यांश इसमें दे दिया गया है कि इस अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 नंबर का ये अपठित गद्यांश है। देखो ऊपर हमने अपठित काव्यांश पढ़ा था, यानी बिना पढ़ा हुआ काव्यांश जो आउट ऑफ द सिलेबस था। ऐसे ही आपको एक अपठित गद्यांश भी देते हैं। अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश में क्या डिफरेंस है कि अपठित काव्यांश तो कविताओं से रिलेटेड था, और ये अपठित गद्यांश है जो कि आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये नॉर्मल हिंदी में आपको दिया गया है। बस आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है इस तरीके से, इसको पढ़ना है। इसके बेस पर 4 नंबर के क्वेश्चन है जो कि MCQ है, ठीक। अब देखो समस्त ग्रंथों, अब ये किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, बस आपके पढ़ने के ऊपर बात है। समस्त ग्रंथों और ज्ञानी अनुभवी जनों का ये कहना है कि जीवन क्या है, जीवन एक कर्म क्षेत्र है। हमें कर्म करने के लिए जीवन मिला है, मतलब कर्म करते रहो। कठिनाइयाँ, दुख, कष्ट आदि हमारे शत्रु हैं जिनका हमें सामना करना है, और उनके विरुद्ध संघर्ष करके हमें विजयी बनना है। अंग्रेजों के यशस्वी नाटककार जो शेक्सपियर है ना, उन्होंने कहा है कि कायर मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मृत्यु का अनुभव कर चुके होते हैं, किंतु जो वीर होते हैं वे एक से अधिक बार कभी नहीं मरते हैं। विश्व के अक्सर समस्त महापुरुषों के जीवन वृत्त से हमें ये सीखने को मिलता है, शिक्षा मिलती है कि महानता का रहस्य क्या है, संघर्षशील और अपराजेय व्यक्तित्व है। महापुरुषों को अपने जीवनों में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, संघर्ष करते, ठीक। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है पहला प्रश्न है आपका, जीवन क्या है बताइए। तो पहली ही लाइन में हमने पढ़ा था जीवन एक कर्म क्षेत्र है, आओ और कर्म करते रहो। तो ना तो धर्म क्षेत्र है, ना रण क्षेत्र है, ना क्रीड़ा, मतलब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जीवन क्या है, कर्म क्षेत्र। अगला प्रश्न है संघर्ष के मार्ग पर कैसे चलना पड़ता है बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि संघर्ष के मार्ग पर अकेले चलना पड़ता है, झुककर चलना पड़ता है, समूह में, पंक्तियों में। संघर्ष के रास्ते पर इंसान को हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं चलिए कि यदि समस्याएं ना होती तो आदमी अक्सर अपने को कैसा समझने लगेगा। अगर समस्याएं ना हो ना किसी के सामने तो हर एक ना इंसान निष्क्रिय हो जाएगा, कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा। भाई जब कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी तो अपना आराम से जीवन जियो, है ना, कोई कुछ करना थोड़ी चाहेगा, तो इससे निष्क्रियता बढ़ जाएगी। तो ये आपका राइट है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं चलिए, महापुरुषों की महानता का रहस्य क्या है बताओ। तो देखिए पैराग्राफ में ये भी सब कुछ आपको दिया गया था कि महापुरुषों की जो है महानता है ना, उनका रहस्य यही है कि वो जो है संघर्षशील थे, ठीक। संघर्ष वो करते रहते थे, कभी ऐसा रुके नहीं अपनी लाइफ में वो। चलिए तो ये रहा आपका महापुरुषों की महानता का रहस्य क्या है, उनकी सहनशीलता, उनकी वीरता, उनकी दानशीलता। तो ये आपका उनकी सहनशीलता है, ये वाला राइट है आपका। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, तो ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपकी उसकी जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, आपकी व्याकरण से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खंड ए के अंदर आपको ये जो है ऑप्शनल मिलेंगे, मतलब बहुविकल्पीय रूप में मिलेंगे, और खंड ब के अंदर आपको यही प्रश्न कैसे मिलेंगे, वो डिटेल में लिखने के लिए मिलेंगे। अपना सा मुँह लेकर जाना, ये मुहावरा है, तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। मतलब अपना सा मुँह को लेकर जाना, अपना सा मुँह लेकर जाने का मतलब होता है लज्जित होना, है ना, मतलब शर्म सी आ जाना कि ना अपना सा मुँह लेकर चला गया, ठीक। तो ना तो घबराना है, ना अकड़ना है, ना भाग जाना है। तो सिंपल से मुहावरे देंगे, आप इनको जो है ना अपनी जनरल नॉलेज के बेस पर भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम समास का उदाहरण क्या है। पुरुषोत्तम समास का उदाहरण इनमें से क्या है, अवयवी भाव नहीं, द्वंद्व नहीं,
तो ये है आपका तत्पुरुष, हाँ तो ये भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष, जी हाँ ये रहा आपका तत्पुरुष, ये आपका राइट है। ठीक है, अगर आपको ये ग्रामर पढ़नी है तो वो भी हमने अपने ऐप के कोर्स में करवा रखी है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक प्रश्न आपको बिल्कुल इतना आसान दे देते हैं, मतलब 4 ऐसे प्रश्न, मतलब ऐसे वाक्य दे देंगे जिनको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत लिख रहे हो, इनमें से एक ठीक है। मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मारो मत, या मारो मत मुझे। ठीक, तो पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि मुझे मत मारो, यानी जब कोई इंसान खुद को ये कहता है ना मुझे मत मारो, तो पहले वो मुझे ही बोलता है, मुझे मत मारो। मारो मत मुझे भी ज़्यादातर लोग नहीं बोलते, मुझे मारो मत भी नहीं बोलते हैं, मत मारो मुझे, तो मुझे मत मारो। ठीक है, इसमें क्योंकि मैं मेन हूँ, इस तरीके से शुद्ध वाक्य में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो है, एक प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आई और उन्होंने सदाचार पर भाषण दिया। ठीक, तो ये एक पूरा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक। बताओ ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, सरल है या विधान सूचक है। तो देखो ना तो ये सरल वाक्य है, सरल होता तो केवल इतना होता कि प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आई, केवल इतना होता। ठीक, और ये आपका मिश्र भी नहीं है, ये विधान सूचक भी नहीं है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर देखिए 2 काम हुए, प्रधानाचार्य पहले तो प्रार्थना सभा में आई और उन्होंने, और से मतलब यहाँ से दूसरा सेंटेंस भी आपका शुरू हो गया, और उन्होंने सदाचार पर भाषण दिया, तो ये आपका संयुक्त है, यानी जॉइंट वाला सेंटेंस है आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। इसमें कहा गया है संधि विच्छेद करने के लिए। इसमें 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं इस तरीके से, ये 2 नंबर के ही हैं। ठीक है, तो मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के सामने गिवन है, तो आपको ये समझ में रहेगा कि हाँ कितने नंबर का हमें कौन सा क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक वर्ड है आपका परमेश्वर, इसका संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना, तोड़कर शब्दों को बताना। एक है दूसरा वर्ड आपका उत्तरोत्तर, तो इन दोनों का संधि विच्छेद बताना है। देखो परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है, परम जमा ईश्वर, यानी परम प्लस ईश्वर, इन दोनों को अगर हम मिलाकर लिखते हैं तो बनता है परमेश्वर। और उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो इसका है उत्तर उत्तर। ठीक, उत्तर नहीं है, उत्तर, तो परमेश्वर और उत्तर। ठीक, तो परमेश्वर का संधि विच्छेद ये हो गया और उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद आपका सामने है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एक शब्द है आपका सफल, तो इस शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे सब शब्द लगता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे शब्द लगता है। तो देखिए सफल शब्द में उपसर्ग क्या है, सफल है, सफल, ये आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। आप उपसर्ग बोलते हैं आगे लगने वाले को, तो इसमें आगे क्या है आपका स, तो ये रहा आपका उपसर्ग हो गया इसका सा। सफल शब्द का उपसर्ग सा। योग्यता, ये योग्यता शब्द है आपका। अब देखिए प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगने वाला शब्द, तो योग्यता में पीछे कौन सा शब्द लग रहा है, ता। ठीक, तो इसमें आपका ता, ये है इसका प्रत्यय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कमल, सुर, निडर, गति, इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। देखो सुर, निडर, गति, ये तद्भव शब्द नहीं है, इनमें तद्भव है आपका कमल। अगला है नासिका, गेहूं, भिखारी, मोती, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो इनमें है आपका नासिका, पहला शब्द। ठीक, तो आपको इस तरीके से 1-1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। अब यहाँ तक हमने अभी तक जितने प्रश्न किए हैं वो सारे के सारे हमने खंड ए के प्रश्न किए हैं, जिसमें आपको मिल रहे थे कैसे प्रश्न, बहुविकल्पीय। ठीक, बहुविकल्पीय या फिर आपको वैकल्पिक प्रश्न मिल रहे थे। ठीक है, चलिए अब जो शुरुआत हो रही है ना आपकी, वो हो रही है खंड ब की। खंड ब के अंदर जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सब्जेक्टिव, यानी वर्णनात्मक प्रश्न उनको कहा जाता है। वर्णन करना होगा, डिटेल में आपको वो लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो अब तक सारे के सारे आपके जो है मतलब आसान थे, 1 मार्क वाले थे। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है। मैं फिर से आपको वही कहना चाहूँगी। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है खंड ब के शुरुआत में, और यहाँ भी शुरुआत आपकी किससे होगी, कविताओं से ही होगी। जैसे कि आपकी जो है खंड ए के अंदर भी कविताओं से ही शुरुआत हुई थी। तो देखिए रहा, निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता के नाम का उल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा ही, क्या डेफिनेट सी बात है, 4 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा, तो इसके लिए जितनी भी आपकी कविताएं हैं 5, 6, 7, उन सभी कविताओं को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, और उनके कविता का नाम, कवि का नाम, कौन से जो है काव्यांश में कवि क्या कहना चाह रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये रहा। सबसे पहले इस तरीके से 4-5 लाइन, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं कौन सी कविता है क्या है, तो क्या आप एकदम से बता पाओगे 4-5 लाइन देख के कि मतलब ये कौन सी कविता है, इसके कवि का नाम क्या है, इसमें क्या बात हो रही है, नहीं ना, है ना। कमेंट करके बताओ मुझे, जब पढ़ लोगे तभी तो बता पाओगे। तो देखो ये है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब मैंने पढ़ी है तो मुझे पता है। ठीक, किस किस ने पढ़ी है जल्दी से बताओ मुझे, कौन सी कविता है ये।
ठीक, नहीं पता जिनको उनको मैं बता देती हूँ। ये कविता है आपकी चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। तो उसका ये आई थिंक लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला जो है काव्यांश है, ये जो बिल्कुल कविता की लास्ट लाइन है वो है ये। अब देखिए प्रसंग में आप, अब कहा क्या गया है कि ये काव्यांश है ये वाला। इस काव्यांश के पहले तो कवि और कविता का नाम बताओ, फिर इसका काव्य सौंदर्य बताओ। कवि और कविता के नाम आप प्रसंग में लिखते हैं। ठीक, अब बताइए ये कविता चंद्रग्रहणा से लौटती बेर इस शीर्षक से ली गई है, मतलब यह जो काव्यांश है वो इस कविता से लिया गया है। अब इसके रचयिता या इसके कवि क्या ना कौन है बताइए। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। अब कवि केदारनाथ अग्रवाल ने इस कविता में, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में, खेतों, तालाब, प्रकृति की सुंदरता का मनमोहक वर्णन किया है। अब ये आपने कवि और कविता का नाम बता दिया, ये प्रसंग हो गया आपका। अगला पूछा है कि इसका काव्य सौंदर्य बताओ, यानी इसकी व्याख्या करो। ठीक, अब देखिए इस 3-4 लाइन में कवि क्या कह रहा है। काव्यांश में कवि ने प्रेम और प्रकृति के सामंजस्य को प्रस्तुत किया है। स्वयंवर हो रहा है, ये रहा ना, स्वयंवर हो रहा है, और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो ये जो चित्रात्मक विवरण है ये पाठक में दृश्यात्मकता और भावात्मकता आनंद उत्पन्न करते हैं। यहाँ प्रकृति और मानवीय प्रेम का मिलन काव्य सौंदर्य की मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलिए अब देखो, मान लो आपको इस तरीके से एक काव्यांश दे दिया तो इसमें आपको ना क्या बढ़िया चीज़ मिलती है, अथवा करके दूसरा भी देते हैं। यानी एग्जाम में आपके पास यहाँ चॉइस रहती है, या तो ऊपर वाला समझ में आ रहा है काव्यांश तो वो कर लो, और वो समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा वाला भी है। चलिए मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। दूसरा क्या है, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो, और बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। ये कौन सी कविता है बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, किस किस बच्चे ने पढ़ी है। तो देखिए ये जो कविता है ना हमारी, ये है आवाहन कविता। ठीक है, तो आवाहन कविता का ये भी लास्ट वाली ही लाइन्स हैं जो यहाँ पर ली गई हैं। तो सबसे पहले प्रसंग में आप बताओगे ये कवितांश भारत भारती काव्य से लिया गया है। इसके राष्ट्रीय कवि, इसे किसने लिखा है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। थोड़ा सा और बता दोगे, ये रचना 1912 में लिखी गई थी, मतलब जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के नागरिकों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए जो है उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता लिखी थी। और गुप्त जी इसमें ये कहते हैं कि भारतीयों को प्रेम और एकता से जुड़कर विविधता में भी मौजूद मजबूत होकर देश की सुरक्षा और उन्नति करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं हम। काव्य सौंदर्य व्याख्या, दूसरे इस काव्यांश में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा दी गई है। सब देश बांधव हार बनकर और विविधा सुमनों की एक माला में बंधना जैसी अलंकारिक अभिव्यक्ति काव्य को प्रभावशाली बनाती है और भावों की ऊंचाई और अलंकारिक सौंदर्य पाठक को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए तो ये इस तरीके से आपको 2 काव्यांश दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है केवल एक करना है, चाहे दोनों आते हो, जो ज़्यादा अच्छे से आता हो वो आप एग्जाम में करके आएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। ठीक है, तो ये आपका कौन से उससे लिया गया है, ये भी देखिए आपकी कविता से ली गई है। अब इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो ये आपकी है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जिसको लिखा है निर्मला पुतुल ने। यह कवितांश आदिवासी कवित्री निर्मला पुतुल की कविता से लिया गया है। इसका शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। अब आपको क्या करना है, प्रसंग बता दिया, प्रसंग के बाद आपको सप्रसंग व्याख्या का मतलब है प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग बता दिया, व्याख्या बताइए इसकी। अब देखो क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, ये जो अवतरण है यहाँ कवि ने प्राकृतिक घटनाओं और उनकी संवेदनशीलता को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि क्या पेड़ गिरने पर नदियों का रोना दर्शाता है कि प्रकृति भी इंसानों की तरह ही संवेदनशील है ना। क्या प्रकृति रोती नहीं होगी जब कोई पेड़ धरती पर गिरता है टूटकर। क्या कभी तुमने सुना है इंसानों के रात के सन्नाटे में नदियाँ किस तरीके से रोती हैं, मतलब हम तो सो जाते हैं, क्या उनको दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अब देखो इस वाले उसमें भी आपको अथवा करके एक और ऑप्शन दिया गया है, या तो ये कर लो या फिर ये वाला। इसमें है पावस देखी रहीमन कोयल साथे मोहन, अब दादुर भक्ता भये हमको पूछत कौन। अब ये आपका लिया गया है दोहे नामक कविता से। ठीक है, दोहे किस किस ने पढ़े हैं बताइए मुझे। दोहे ने से लिया गया है, इसमें भी प्रसंग आप बताएंगे। ये है दोहा, नीति काव्य के सबसे अधिक प्रतिष्ठित कवि रहीम ने लिखा है। और देखिए रहीम का नाम भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। उन्होंने जीवन की सच्चाई और सुंदरता को सरल भाषा में व्यक्त किया है। इसमें कोयल को ज्ञानी व्यक्ति बताया है और मेंढक को शोर मचाने वाला व्यक्ति बताया गया है। ये हो गया प्रसंग। अगली है आपकी व्याख्या। रहीम का दोहा जीवन और अनुभवन के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
पावस देखी रही मन कोयल सादे मौन, इस डायलॉग से ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति में घटित घटनाओं का मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे समझने वाला व्यक्ति ही मूल्यांकन कर सकता है। यह शिक्षा और जीवन दर्शन का माध्यम है ना। जिस प्रकार जब पावस आती है, पावस का मतलब जब बरसात का मौसम आता है तो कोयल मौन साध लेती हैं, चुप हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब तो मेंढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। उसी प्रकार जब बहुत सारे अज्ञानी व्यक्ति होते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति उस वक्त चुप हो जाता है, उसको पता है हाँ सारे मूर्ख हैं, मेरी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार करता है और सही वक्त आने पर वो बोलता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके का प्रश्न जब दिया जाएगा ना आपको, तो आप दो में से एक ही प्रश्न करेंगे, ठीक। ये रहा, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आप अथवा करके दे रखा था ना, या तो ये करिए या फिर ये वाला दोहा करिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। अब देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर आपसे कहा गया है, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने हैं, तो इस प्रकार 6 नंबर के आपको मिल जाएंगे। और 20 से 25 शब्दों का मतलब है आप लगभग 2 से ढाई लाइन में आंसर इसका देंगे। ये भी जो 3 प्रश्न है ना आपके, इनमें से 3 का 4 देंगे टोटल, 1 2 3 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। और ये सारे इस वाले पैराग्राफ में सारी की सारी कविताओं से रिलेटेड प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। कविताओं में से ही आपको ये दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, आज़ादी कविता के अनुसार बलिदानी को जीवन, इसका आशय बताइए। देखो बलिदानी को जीवन, इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देना, अपने कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहना। दूसरा प्रश्न है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर, ये भी देखो कविता से ही है। तो इस कविता में गांव के तालाब का सुंदर चित्रण है, उसका वर्णन कीजिए। देखो ये जो कविता है ना, तो इसमें गांव के तालाब को शांत और स्वच्छ पानी से भरा हुआ बताया है, चारों ओर हरियाली और प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, आवाहन कविता के माध्यम से बताइए कि देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, ठीक। तो सारे के सारे कविताओं वाले ही हैं ये रहा। आवाहन कविता के अनुसार देश के प्रति कर्तव्य है ईमानदारी, एकता बनाए रखना, समाज की सेवा करना और राष्ट्रहित में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये जो कविता है इसके अनुसार पहाड़ मौन समाधि लिए बैठा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। पहाड़ मौन समाधि लिए बैठा है, इसका मतलब है कि पहाड़ भी पृथ्वी के दुख और शोषण को देखकर शांत है। अब देखो पहाड़ बेचारा क्या करेगा, वो तो शांति है, अपने भीतर पीड़ा और असहायता महसूस करके वो मौन बैठा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 31। अब देखो ये जितने भी थे हमारे 4 में से 3 प्रश्न हमको करने हैं, ये तो ये कविताओं के ही हैं। लेकिन अगले जो प्रश्न हैं हमारे इसमें आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर फिर वही है 20 से 25 शब्दों में देने हैं। लेकिन ये जो चारों प्रश्न हैं आपके, 4 में से 3 आपको करने होंगे, ये आपको दिए जाएंगे पाठों में से, ठीक है। तो पाठों में से भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और कविताओं में से भी, वो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, किशोर ने बहादुर को क्या काम सौंपे। तो देखो किशोर ने बहादुर को घर का काम, नाश्ता तैयार करना, छोटे मोटे काम, अपनी साइकिल धुलवाना, अपनी मालिश कराना, ऐसे ऐसे काम सौंपे थे। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इस पाठ से लिया गया है। तो इस पाठ के अनुसार इंडिपेंडेंस का अर्थ बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून पहली बात तो क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून बढ़ते रहते हैं क्योंकि त्वचा की तरह ऊतक वृद्धि जारी रहती है। और इंडिपेंडेंस का अर्थ है स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रजा की स्थिति का वर्णन किस तरीके से किया गया है। ये आपका खेल मतलब एक वो है ये पाठ, इस पाठ में प्रजा की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो कैसी है। तो देखो शतरंज के खिलाड़ी जो आपका लेसन है, इसमें प्रजा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, असहाय है, जहाँ लोग राजा और उसके दरबार के निर्णयों से बहुत पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है, सुखी राजकुमार की मूर्ति हटवाने के क्या कारण थे। तो देखो सुखी राजकुमार की मूर्ति हटवाने का कारण था कि लोगों ने उसकी मूर्ति को वास्तविकता से जोड़कर लाभ और लालच के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये भी आपको इस तरीके से पाठों में से 4 में से 3 प्रश्न करने के लिए आएंगे 2-2 नंबर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 20 से 25 शब्दों में आपको देने हैं। पहला प्रश्न है कि मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर भी महंत जो है अंधेर नगरी में रहने के लिए क्यों मना करते हैं। तो देखिए ये भी आपके पाठों में से लिए गए हैं। पाठों में से इस तरीके से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं। तो देखो मूल्यवान वस्तुएं महंगी थी अंधेर नगरी में, फिर भी महंत मना कर देते हैं वहाँ रहने से। वो कहते हैं क्योंकि जहाँ के राजा को यही नहीं पता कि किस चीज़ का क्या मूल्य रखना है, क्या करना है, उसको क्या ही न्याय करना आता होगा, तो वहाँ भ्रष्टाचार और अन्याय था, इसी वजह से महंत मना कर गए कि मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक। अगला प्रश्न है, सुखी राजकुमार कहानी में ईश्वर और उसके देवदूत की भूमिका क्या थी। तो देखो कहानी में ईश्वर और देवदूत ने सुखी राजकुमार की रक्षा और मार्गदर्शन किया, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक और धार्मिक कर्तव्य निभा सका।
अगला प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। शीर्षक का मतलब होता है इसका जो नाम है, इसका जो टाइटल है वो कितना सार्थक है, अपने आप में कितना सही है, कितना सटीक बैठता है, इस पर बताइए। अब देखो शतरंज के खिलाड़ी, ये जो शीर्षक है, इस पाठ का नाम है, ये इस बात को दर्शाता है कि प्रजा, राजा और दरबारी जो थे उनके हाथों में शतरंज की मोहर की तरह फंसी हुई थी। यानी जो प्रजा थी, है ना, तो वो राजा और दरबारियों के हाथों में थी। जैसे कि शतरंज की मोहर किसी के हाथों में आ जाती है, फंस जाती है, ऐसे ही वहाँ की प्रजा जो थी वो दरबारी और राजा और दरबारियों के हाथों में थी। तो इस तरीके से आपको इनमें से 3 में से 2 प्रश्न करने के लिए दिए जाएंगे एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी जब हमने देखा था खंडाय के अंदर वो अपठित काव्यांश और गद्यांश थे, अब आपको दिए जाएंगे इस तरीके से पठित, यानी पढ़े हुए आपके पाठ से दिए जाएगा एक गद्यांश इस तरीके से। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरण शास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सब के मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना, देखो यहाँ से पता चल रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से लिया गया है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। सबसे पहला प्रश्न, ठीक, तो देखिए ये आपको कितने नंबर के, 1 1 और 2 4 नंबर का ये आपको इस तरीके से एक पठित गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, पठित का मतलब पढ़ा हुआ आपके सिलेबस में से। तो पता चल गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, वहाँ से अगर सारे लेसन ऐसे पढ़ लोगे ना आप हर एक लेसन का बता पाओगे। तो इस तरीके से एक प्रश्न आएगा कि बताओ कि ये जो आपने गद्यांश पढ़ा है ना, उपयुक्त गद्यांश, इसके पाठ और लेखक का नाम, ये आपको सबका पता होना चाहिए। तो देखो पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और लेखक है इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है मनुष्य की चरितार्थ किस किस में है। ठीक, तो ये आप इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहीं से इसका आंसर आपको मिल जाएगा इन 4-5 लाइनों में से ही। तो देखो चरितार्थ किस में है, मनुष्य का चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। अगला प्रश्न है मनुष्य अपनी सच्ची जीत कैसे सिद्ध करता है। तो देखो मनुष्य अपनी सच्ची जीत कैसे सिद्ध करता है, तब सिद्ध करता है जब वह बाहरी सफलता की जगह चरितार्थ के माध्यम से प्रेम, त्याग और सेवा में आत्मा की पूर्ति करता है। तो इस तरीके से 1 नंबर आपका जो है गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम से रिलेटेड, 1 नंबर का आपका जो है ये वाला प्रश्न इस तरीके से, और 2 नंबर का आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा। अगर आपको ये पठित गद्यांश पता ना चले कौन से लेसन का है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आप इसको स्किप करके दूसरा भी देख सकते हो। दूसरा समझ में ना आए तो पहला देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शनल है, मतलब चॉइस गिवन है, आपको जो सा समझ में आए आप वो कर सकते हो। चलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो ये रहा, ये जो है आपका, उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा, सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी, छज्जों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे, फिर फर के ओवरकोट पहनकर निकलने लगे जो सभी लोग थे। बेचारी नन्ही गोरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब हैं, अब उसके पैरों में केवल इतनी शक्ति शेष थी कि वो राजकुमार के कंधों तक एक बार उड़ सकती थी। पता चल गया आपको, है ना, गोरैया की बात हो रही है, राजकुमार की। तो ये आपका लेसन का नाम है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार लेसन से लिया गया है। ठीक, पहला प्रश्न में ये वही है भाई, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो आपको पता है पाठ का नाम है सुखी राजकुमार, लेखक है इसके ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। ठीक, प्राकृतिक सौंदर्य कैसे है, सड़कें चमकदार बर्फ से ढक गई है ना, ओले गिरना, पाला पड़ना, सड़कें चमकदार जो है बर्फ़ से ढक गई हैं, छज्जों से बर्फ़ के टुकड़े लटकने लगे हैं। तो ये सारी की सारी जो है प्राकृतिक सुंदरता है और सर्दी के आकर्षण को दर्शाते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका ये रहा, इस गद्यांश से गोरैया के चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है। गोरैया देखो बेचारी नन्ही थी, कमज़ोर थी। ठीक, गोरैया ठंड से अकड़ने लगी, है ना, बहुत ही मतलब उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। तो यही पता चल रहा है वो बहुत ही कमज़ोर थी, फिर भी वो प्रेम करती थी, निस्वार्थ प्रेम करती थी सुखी राजकुमार को। तो अपने प्रिय के लिए कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने और त्याग करने की शक्ति वो रखती है। ठीक, तो इस तरीके से 4 नंबर का एक पठित गद्यांश आएगा। ऑप्शनल है, मतलब 2 में से आपको एक करना ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है।
बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई और उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वे हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीने आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे। ये कौन सा है आपका? ये है शतरंज के खिलाड़ी पाठ से लिया गया है। ये इसे प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक, अब देखिए, ऊपर तो हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, है ना, पठित गद्यांश में से। अब यही पढ़ा हुआ आपका किसी लेसन का गद्यांश होगा, इसकी प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है आपको। व्याख्या का मतलब पहले प्रसंग में तो ये बता दोगे कि भाई कौन से पाठ और लेखक का नाम है। ठीक, अब व्याख्या में आपको डिटेल में इसी पाठ को थोड़ा सा खोल के अपने शब्दों में लिखना है। इसी मतलब पूरे पैराग्राफ को आसान सी हिंदी में लिखिए, जैसा जैसा आपने समझा है। ठीक, तो ये रहा इसका जो है सिंप्लीफाइड हिंदी, आपको यहाँ पर ये मिल गई लिखी हुई। आराम से सिंपल सी हिंदी में आपको ये पढ़ करके देखना है। चलिए, यहाँ ये भी आपका ऑप्शनल है, इसमें भी अथवा करके एक और जो है पैराग्राफ दिया जाएगा। अगर ये वाला समझ में नहीं आता तो दूसरा पढ़ लो। दूसरा है आपका, किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब जो है आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी। अंगीठी भी अभी जली नहीं थी और आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे और सारा घर जो है जैसे काट रहा था। अब बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए भाई इसका जो है मतलब लेखक और पाठ का नाम क्या है। अब आप जो है पढ़ के समझ गए होंगे कि कौन से पाठ से लिया गया है। ये लिया गया है आपका बहादुर पाठ से। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कि भाई ये कविताएं जो है बहादुर पाठ से है और इसे अमरकांत ने लिखा है। तो इसमें निर्मला उदास और परेशान है ना, तो यही बात है इसमें। किशोर उसके पीछे पड़ा हुआ है जिससे वो दुखी हो गई और अपने काम में लापरवाही करने लगी है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा सिंपल करके लिखना है। तो देखिए, दो ऑप्शन में से आपको यहाँ पर भी एक करना होगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो है इसका जो है क्या करना है आपको, सार लेखन करना है 1/3 शब्दों में। ठीक, चलिए, तो अब देखो ये रहा। ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगे, मगर इतना टफ ये है नहीं। ठीक है, 5 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश का सार जो है आपको 1/3 शब्दों में लिखना है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप कोई मूवी देखकर आए हो, 2-2.5 घंटे की मूवी है आपकी। तो क्या अगर किसी को एक्सप्लेन करोगे, वो 2-2.5 घंटे में थोड़ी करोगे आप। ठीक, ऐसे ही किसी गद्यांश को पढ़ के उसका पूरा निचोड़ कम शब्दों में, अपने शब्दों में बताना ही। ठीक है, और इस तरीके से लिखना या बताना कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु भी ना छूटे, उसको हम कहते हैं सार लेखन। और इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर, एक पूरा पाठ आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है, ताकि आप समझ सको कि सार लेखन क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में एक जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये दिया जाएगा करने के लिए कि भाई जो है सार लेखन करिए। ठीक, 5 नंबर का प्रश्न है। देव देव आलसी पुकारा, ये जो उक्ति है इसका अर्थ है कि आलसी व्यक्ति ही भाग्य की दुहाई देता है। जो इंसान आलसी होता है ना, वही अपने भाग्य को कोसता रहता है, किस्मत में नहीं था, ये है वो है। वह भाग्य के भरोसे ही जीवन बिता देना चाहता है। सुख प्राप्त होने पर भी वो भाग्य की प्रशंसा करता है। अगर उसको सुख मिल जाए, भाई मेरे नसीब में था, मेरे भाग्य में था। दुख आता है तो भी मेरे नसीब में था, मेरे भाग्य में था। तो जो आलसी इंसान होता है वो हर चीज़ को भाग्य पर ही डाल देता है। इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस रिलेटेड है आपका ये। ठीक, तो ये रहा। देव देव आलसी पुकारा का मतलब है आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य की दुहाई देता है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको बस सिंपल करके लिखना है, 1/3 शब्दों में इसको लिखना है। चलिए, तो ये यहाँ पर आपने हमने प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। अब अगला प्रश्न है ना आपका, वो है आपका जो है एक लेटर रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपके लेटर होते हैं यानी पत्र होते हैं, उनको लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको करवाया हुआ है। आप जो है चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपका, उसी रिलेटेड है। आपको जो है मैंने औपचारिक अनौपचारिक सभी प्रकार के प्रश्न मतलब फॉर्मेट जो होते हैं वो एग्जाम्पल के साथ करवाए हुए हैं। अब ये प्रश्न दिया हुआ है कि आपके बड़े भाई द्वारा दिल्ली से आपको भेजा गया पार्सल लंबी अवधि के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ। मान लो आपका बड़े भाई हैं, उन्होंने दिल्ली से आपको कोई पार्सल भेजा था और काफ़ी टाइम हो गया वो पार्सल फिर भी आपको नहीं मिला। तो स्थानीय रेलवे अधिकारी जो हैं उनको इसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। 5 नंबर का पत्र आता है, आपको पता है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखेंगे सेवा में स्टेशन मास्टर। किसको लिख रहे हो आप? रेलवे अधिकारी को, तो स्टेशन मास्टर लिखेंगे आप। तो उसके बाद आपके स्थान का जो रेलवे स्टेशन है उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे 2 लाइनों में। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, मतलब किस टॉपिक पर आपको लिखना है। टॉपिक क्या है भाई आपका कि लंबी अवधि हो गई, लंबा टाइम हो गया, फिर भी मुझे पार्सल नहीं मिला है। लंबी अवधि बाद भी पार्सल प्राप्त ना होने की मुझे क्या करनी है? शिकायत करनी है।
महोदय लिखना शुरू करेंगे। सादर निवेदन है, बताइए फिर डिटेल में। 5 नंबर का है ना कहे कि मेरे बड़े भाई द्वारा मुझे दिल्ली से भेजा गया पार्सल, पार्सल की संख्या, डेट, ये आपको बतानी होगी। कोई भी ऐसी मतलब अनुमान का मतलब इमेजिनेशन करके कुछ भी लिख देना। अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें मेरे लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। पार्सल की अद्यतन स्थिति जानना मेरे लिए अत्यंत ज़रूरी है। कृपया इसकी तुरंत जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें और मुझे इसके मिलने की सूचना ज़रूर से दें। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया है। और उसके बाद जो है आपका आज्ञाकारी, आप अपना नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही नाम लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपना एड्रेस लिखिए और फिर जो है डेट डाल दीजिए लास्ट में। चलिए, अगर इस तरीके से ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक का मतलब जब आप किसी अधिकारी को, है ना, किसी अधिकारी वगैरह को इस तरीके से पत्र लिखते हैं जिसमें आपको जो है औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, फॉर्मेलिटी के साथ लिखना होता है, उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का पत्र समझ में नहीं आता तो आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। ये तो हो गया था आपका औपचारिक। दूसरा है आपका अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब जो आप अपने भाई बहनों को, फ्रेंड को, रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को, है ना, यानी बिल्कुल जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनफॉर्मल, जिसको हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, तो वो भी आपको एग्जाम में दिया जाता है। अब देखो ये रहा दूसरा वाला ना, मैं देख पा रही हूँ आपका अनौपचारिक ही पत्र है। अपनी अध्यापिका की अध्यापन शैली यानी आपकी जो टीचर है ना, उनके पढ़ाने का स्टाइल जैसा है या उनका जो बिहेवियर है उसकी तारीफ करते हुए आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक, अगर आपको भी हमारे टीचर्स या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरीके का एक छोटा सा लेटर मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखा सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आपको सुटेबल हो। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी अध्यापिका की प्रशंसा करनी है, मतलब उनके अध्यापन शैली या उनका व्यवहार बताते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। तो अनौपचारिक हो गया आपका ये। प्रिय मित्र, ठीक, सप्रेम नमस्कार, है ना, जैसा आप अपने फ्रेंडों से बोलते हो। मैं आपको अपनी अध्यापिका के बारे में या फिर मैं तुम्हें अपनी अध्यापिका के बारे में बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनकी बता दीजिए, बस ऐसी फॉर्मल इनफॉर्मल सी लैंग्वेज में अनौपचारिक तरीके से लिखकर बता दीजिए उनकी अध्यापन शैली कैसी है, अच्छे समझाती हैं, एग्जाम्पल भी देती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और साथ ही साथ जो है उनकी प्रशंसा करते हुए उनके व्यवहार भी आपको बताना है। चलिए, आपका मित्र, आपका नाम और यहाँ पर आप तारीख लिख देंगे। तो ये आपका इस तरीके से 2 लेटर में से आपको एक लेटर करना होगा। 5 नंबर का एग्जाम में आपका आएगा, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। अगला प्रश्न है आपका, आई थिंक लास्ट प्रश्न होगा ये। इसमें जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें कई सारी चॉइस आपको दी जाएंगी। 7 नंबर का क्वेश्चन है निबंध लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जब लगभग 300 शब्दों में। 4 टॉपिक हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन चुनना केवल एक ही है। अच्छा, निबंध लिखते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, चारों पॉइंट पढ़िए जल्दी जल्दी, मतलब चारों टॉपिक पढ़िए और उनमें से जो सबसे अच्छा आपको आता है, जिसके बारे में आप सबसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, वो चूज़ करिए। ठीक है, 300 शब्द आपको मतलब ठीक ठाक वर्ड लिमिट दी गई है क्योंकि 7 नंबर का प्रश्न है। 300 शब्दों को लगभग आप 25 से 30 लाइनें में लिख देंगे अपनी आंसर शीट के अंदर, या फिर 25 लाइनों में तो कम से कम लिखेंगे ही। अब देखिए रहा, मैंने यहाँ पर चारों का चारों आंसर आपको दिए हुए हैं। पहला है साहित्य समाज का मार्गदर्शक। अगर आपको इस तरीके से कोई भी टॉपिक दिया जाए, मैं ये नहीं कह रही कि यही आएगा एग्जाम में, मगर मतलब ऐसे ही टॉपिक आपको दिए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीयोत्थान में शिक्षा की क्या भूमिका है। तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक, या फिर चौथा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये आपका एक दोहा है, आपका पार्ट नंबर 2, उसमें एक ये पूरा पंक्ति है कि अभ्यास करते करते जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो भी सुजान बन जाते हैं, समझदार। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पर वर्ड लिमिट भी मैंने आपको दी हुई है, ये रहा। आप जो है इसमें से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला आपका टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है साहित्य समाज का मार्गदर्शक। इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। दूसरा है राष्ट्रीयोत्थान में शिक्षा की भूमिका। ठीक, तो ये रहा पहला टॉपिक, तो मैंने आपको दे दिया। दूसरा है रहा राष्ट्रीयोत्थान में शिक्षा की भूमिका, तो इसके बारे में भी आप इस तरीके से निबंध लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़कर इसको जो है इस तरीके से बना बना के आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तीसरी है आपका मेरी प्रिय पुस्तक। मेरी प्रिय पुस्तक हो सकता है आपकी प्रिय शिक्षिका, शिक्षक आ जाए, आपकी प्रिय जो है मूवी आ जाए, कुछ भी इस तरीके से एग्जाम में दे सकते हैं। चौथा आपका ये रहा करत करत अभ्यास थी जड़मति होत सुजान। तो इसको आप देखा, ये रहा ना, बार बार अभ्यास करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, तो आपको ये इस तरीके से लिखना है।
सो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है अगर आपको इसी तरीके की और यूज़फुल वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और अगर आपको ये पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप अपने असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के कई सारे जो है क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।